अध्याय 6 लेखांकन के नियम, डेबिट एवं क्रेडिट के नियम। कक्षा 11 वाणिज्य वर्ग। डेबिट एवं क्रेडिट का अर्थ, मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। सामान्यतः विकलन, डेबिट या नाम शब्द का अर्थ खाते में बाईं तरफ लिखने से तथा क्रेडिट समाकलन या जमा शब्द का अर्थ खाते में दाईं तरफ लिखने से लगाया जाता है। डेबिट या विकलन शब्द के लिए DR शब्द या चिन्ह का प्रयोग किया जाता है तथा क्रेडिट समाकलन शब्द के लिए क्रेडिट या समाकलन चिन्ह का उपयोग किया जाता है। हिंदी शब्द विकलन नाम यानी डेबिट अंग्रेजी शब्द डेबिट से लिया गया है। डेबिट शब्द लैटिन भाषा के डेबिटम शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है उनसे देय, ड्यू फ्रॉम दैट, अर्थात ऋणी या देनदार। समाकलन जमा शब्द अंग्रेजी के क्रेडिट शब्द से लिया गया है, जिसकी उत्पत्ति क्रेडर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है उनको दे, ड्यू टू दैट, अर्थात साहूकार या लेनदार से है। डेबिट और क्रेडिट लेखांकन के चिन्ह के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जिससे लेखांकन के नियमों को स्पष्ट किया जा सके। डेबिट एवं क्रेडिट से संबंधित महत्वपूर्ण बातें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू डेबिट एंड क्रेडिट। नंबर 1, डेबिट विकलन के लिए DR तथा क्रेडिट समाकलन के लिए CR यानी चिन्ह का उपयोग किया जाता है। नंबर 2, लेखांकन में डेबिट एवं क्रेडिट चिन्ह का उपयोग माइनस एवं प्लस चिन्ह लगाने के रूप में होता है। नंबर 3, खाते में 2 भाग होते हैं, इसका बायां भाग डेबिट तथा दाहिना भाग क्रेडिट कहलाता है। चौथा, हमेशा प्रत्येक व्यावसायिक व्यवहार में डेबिट एवं क्रेडिट की गई राशि बराबर होती है। दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत जितनी राशि से हम एक खाते को डेबिट करते हैं, उतनी राशि से दूसरे खाते को क्रेडिट करते हैं, अर्थात डेबिट और क्रेडिट की राशि बराबर होती है। नंबर 5, किसी भी खाते को डेबिट एवं क्रेडिट कुछ निश्चित नियम के आधार पर किया जाता है। दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत हम किस खाते को डेबिट करेंगे और किस खाते को क्रेडिट, इसके कुछ निश्चित नियम हैं, जिनके आधार पर हम खातों को डेबिट और क्रेडिट करते हैं। अब जानते हैं परंपरागत पद्धति या अंग्रेजी पद्धति, ट्रेडिशनल सिस्टम और इंग्लिश अप्रोच। परंपरागत पद्धति दोहरा लेखा प्रणाली पर आधारित है। तो जानते हैं खाता या अकाउंट किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, कंपनी या वस्तु के आय व्यय से संबंध रखने वाले सभी व्यवहार, संक्षिप्त विवरण को उस व्यक्ति, वस्तु या आय व्यय का खाता कहते हैं। किसी खाते से संबंधित समस्त लेन देनों का एक स्थान पर लेखा किया जाता है और प्रत्येक खाते के 2 भाग होते हैं। बायां भाग डेबिट पक्ष तथा दाहिना भाग क्रेडिट पक्ष कहलाता है। आइए अब हम जानते हैं खातों के प्रकार। हम जानेंगे खाते या अकाउंट्स के बारे में। तो देखिए, अकाउंट्स क्या होता है? जब भी हम किसी व्यक्ति, वस्तु या आय व्यय से संबंधित जो भी लेन देन होते हैं उनको एक स्थान पर लिखते हैं, तो वह क्या कहलाता है? उसका खाता कहलाता है। खाते और उनके प्रकार, तो देखिए खाते 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है व्यक्तिगत खाता यानी पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है अव्यक्तिगत खाता यानी इम्पर्सनल अकाउंट। तो सबसे पहले हम जानते हैं व्यक्तिगत खाते के बारे में। तो व्यक्तिगत खाता यानी पर्सनल अकाउंट वे खाते जो किसी व्यक्ति, संस्था या फर्म के नाम से हिसाब किताब की पुस्तकों में खोले जाएंगे, व्यक्तिगत खाते कहलाएंगे। जैसे राम का खाता, गुप्ता एंड सन्स का खाता, गोदरेज कंपनी का खाता या जल निगम का खाता। तो इस प्रकार के जो खाते हैं वे खाते क्या कहलाएंगे? व्यक्तिगत खाते कहलाएंगे। व्यक्तिगत खाते यानी पर्सनल अकाउंट को हम 4 वर्गों में बांट सकते हैं। पहला है प्राकृतिक व्यक्तियों के खाते, नेचुरल पर्सन अकाउंट। वे खाते जो प्राकृतिक व्यक्तियों के नाम से हिसाब किताब की पुस्तकों में खोले जाएंगे, प्राकृतिक व्यक्तियों के खाते कहलाएंगे, नेचुरल पर्सन अकाउंट कहलाएंगे। जैसे इसमें राम का खाता, हरि का खाता, सीता का खाता या जितने भी व्यक्तियों के नाम हैं उनसे कोई संबंधित हिसाब किताब होगा
तो वह प्राकृतिक व्यक्तियों के खाते कहलाएंगे, नेचुरल पर्सन अकाउंट कहलाएंगे। दूसरा है कृत्रिम अथवा वैधानिक व्यक्तियों के खाते, आर्टिफिशियल और लीगल अकाउंट्स। ऐसे खाते जिनका संबंध कृत्रिम यानी बनावटी अथवा वैधानिक व्यक्तियों से होता है, लीगल पर्सन से होता है, इस प्रकार के खाते क्या कहलाते हैं? कृत्रिम अथवा वैधानिक व्यक्तियों के खाते कहलाते हैं। इसमें हमारी जो भी संस्थाएं हैं, चाहे वो फर्म हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो सरकारी संस्थाएं या निगम हो, तो उनके नाम से जो भी हिसाब किताब रखा जाएगा वो हिसाब किताब का कहलाएगा हमारा कृत्रिम अथवा वैधानिक व्यक्तियों के खाते कहलाएंगे। जैसे गुप्ता एंड सन्स का खाता, गोदरेज लिमिटेड का खाता, या बजाज लिमिटेड का खाता, या जीवन बीमा निगम का खाता आदि। उसके पश्चात है तीसरा, समूह का प्रतिनिधित्व करने वाले खाते, व्यक्तिगत खाते, तो ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। तो ऐसे खाते जो क्या करते हैं, व्यक्तिगत खातों के समूह या व्यक्तियों के समूह को प्रदर्शित करते हैं, तो इस प्रकार के खाते क्या कहलाते हैं? समूह का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं। तो इसमें हमारे देनदारों के खाते, लेनदारों के खाते, अदत्त व्यय के खाते, पूर्वदत्त व्यय के खाते, उपार्जित आय के खाते और अनुपार्जित आय के खातों को शामिल किया जाता है। चौथा है हमारा व्यापार के स्वामी के खाते। तो व्यापार के स्वामी के लिए जिन खातों का हम प्रयोग करते हैं वे खाते क्या कहलाते हैं? व्यापार के स्वामी के खाते कहलाते हैं। इसमें मुख्य रूप से पूंजी खाता यानी कैपिटल अकाउंट और आहरण खाता यानी ड्रॉइंग्स अकाउंट इसमें शामिल किया जाता है। अब हम जानते हैं इसका दूसरा पार्ट यानी अव्यक्तिगत खाता, इम्पर्सनल अकाउंट। तो वे खाते जिनका संबंध किसी व्यक्ति, संस्था, फर्म या कंपनी से नहीं होता, बल्कि व्यापार में प्रयोग की जाने वाली वस्तु या आय व्यय से होता है, तो इस प्रकार के खाते क्या कहलाते हैं? अव्यक्तिगत खाते या इम्पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। जो हमारे व्यक्तिगत खाते होते हैं उनको हम 4 वर्गों में बांटते हैं, और जो अव्यक्तिगत खाते हैं इनको हम पुनः 2 वर्गों में बांटते हैं। पहला है वास्तविक खाते यानी रियल अकाउंट, और दूसरा है अवास्तविक या नाममात्र के खाते, नॉमिनल अकाउंट। वास्तविक खाता, रियल अकाउंट, पुनः इसको हम 2 वर्गों में बांटते हैं। पहला है वस्तुगत खाते यानी गुड्स अकाउंट। तो संस्था के पास जो माल हमारा शेष रहता है, अंतिम स्टॉक, तो उसके नाम से जो भी हम हिसाब किताब रखते हैं तो वो गुड्स अकाउंट के अंतर्गत आता है। सेकंड है संपत्तिगत खाते, एसेट्स अकाउंट। तो ऐसे खाते जो व्यापार में प्रयोग की जाने वाली संपत्तियों के नाम से हिसाब किताब में खोले जाते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? संपत्तिगत खाते कहलाते हैं। संपत्तिगत खातों को हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं। मूल संपत्ति खाते, ऐसे संपत्ति खाते जो क्या हैं? दिखाई देते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं। तो इस प्रकार की संपत्तियों के नाम से रखे जाने वाले खाते मूल संपत्तिगत खाते कहलाते हैं। जैसे भूमि, भवन, फर्नीचर, लैंड अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, ये सब किसमें आएंगे? मूल संपत्ति खाते के अंतर्गत आएंगे। अगला है अमूर्त संपत्ति खाते। ऐसे खाते या ऐसी संपत्ति से संबंधित खाते जो अमूर्त है, यानी जो हमें दिखाई नहीं देती, केवल हम महसूस करते हैं। तो इस प्रकार के संपत्ति के नाम से खोले जाने वाले खाते क्या कहलाएंगे? अमूर्त मान संपत्ति खाते या इंटेंजिबल एसेट्स अकाउंट्स कहलाएंगे। तो इसमें हम ख्याति को शामिल करते हैं। अब देखिए अवास्तविक या नाममात्र खाते। अवास्तविक या नाममात्र खाते के अंतर्गत 2 वर्ग इसके हैं, व्यय या हानि से संबंधित खाते और आय तथा लाभ से संबंधित खाते। व्यय या हानि से संबंधित खाते, एक्सपेंसेस, लॉस अकाउंट। जब भी हम कोई खर्च करते हैं तो इस प्रकार के खाते क्या आते हैं? व्यय या हानि से संबंधित खाते कहलाते हैं। जैसे वेतन दिया, मजदूरी दी, माल खरीदा, तो ये सब किसमें आएगा? हमारा खर्च के अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार से
आय या लाभ से संबंधित खाते, ब्याज मिला, किराया मिला, कमीशन मिला या कमीशन प्राप्त किया, किराया प्राप्त किया, तो इस प्रकार के जो खाते हैं जिनसे व्यापार को आय या लाभ होता है वे खाते क्या कहलाते हैं, इनकम और गेन्स अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से हम जान चुके हैं कि खातों को मुख्य रूप से दो वर्गों में बांटा जाता है, व्यक्तिगत खाते और अव्यक्तिगत खाते। अव्यक्तिगत खातों के पुनः दो वर्ग होते हैं, वास्तविक खाते और अवास्तविक या नाममात्र खाते। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि खाते दो प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत और अव्यक्तिगत। अव्यक्तिगत के दो भेद हैं, वास्तविक और अवास्तविक खाते। तो इस प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि खाते मुख्य रूप से तीन प्रकार के हो जाएंगे, व्यक्तिगत खाते, वास्तविक खाते और अवास्तविक खाते। तो अब हम जो है आसानी से पहचान सकते हैं कि अगर किसी लेन देन में कौन कौन से जो है खाते प्रयोग किए गए हैं और वे खाते किस समूह से संबंधित हैं, व्यक्तिगत से हैं, वास्तविक से हैं या अवास्तविक से हैं। धन्यवाद स्टूडेंट्स।